इजराइल ने अब चीन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, पर क्या इजराइल के इस कदम से भारत को खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हथियारों पर और सेना पर बड़ा खुलासा कि आखिरकार पीएम मोदी ने रूस का रास्ता छोड़ना क्यों शुरू किया। आखिर पीछे की रणनीति क्या है जिसकी वजह से रूसी हथियारों को भारत नहीं खरीद रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कभी भी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर एक टोकरी हाथ से छूटता है तो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। भारत ने इसी रणनीति पर अपनी विदेश नीति और रक्षा सौदों को बदल दिया, जो अब जाके समझ में आ रहा है कई ऐसे एक्सपर्ट को जो ये मान रहे थे कि रूस के साथ भारत की दूरी सही नहीं है। वैसे रूस के इस साल के आखिर तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने जा रही है। एक तो ये इतना एडवांस है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगी तो वहीं अमेरिका काटसा प्रतिबंध लगा सकता है, इसका भी खतरा मंडराने लगा। लेकिन अमेरिका में ये मांग तेज हो रही है कि भारत पर ये बैन नहीं लगाया जाए। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी एक एक्सपर्ट की राय रखी जा रही है। आजादी के बाद से भारत ने अपने लगभग सारे हथियार खरीदे रूस से। शुरू में भारत अपना एक लड़ाकू विमान बना भी रहा था जिसका नाम मरुत था, लेकिन HAL की ये कोशिश बेकार चली गई। 1960 के दशक में ये बन ही रहा था कि सरकार ने फिर फैसला ले लिया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। 147 मरुत बनाए गए थे। वैसे आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में मरुत ने हिस्सा भी लिया था, लेकिन अचानक से 1980 में इस पर ध्यान देना बंद कर दिया गया और ये किसी कबाड़ में चली गई। HAL का HF-24 बिल्कुल बेकार हो गया और इसकी तरफ देखा भी नहीं गया। फिर क्या हुआ? फिर दौर चला रूस से हथियारों की खरीद का। एक के बाद एक हथियार खरीदते गए भारतीय नेता। इन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि हमें खुद का हथियार बनाना है, जबकि मरुत एक फाइटर बॉम्बर भी था। अगर भारत उस वक्त से ध्यान देता तो आज चीन से काफी आगे निकल जाता, लेकिन रूसी हथियारों से पट गया भारत का वायुसेना, थल सेना, नौसेना। और अब जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये खुलासा कर रही है कि भारत अब धीरे धीरे रूस से निर्भरता कम कर रहा है। लेकिन इतने दशकों से जो रूस से हथियार खरीदे हैं भारत ने, उसका असर ये है कि भारतीय सेना की निर्भरता रूस के ऊपर बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर अचानक से भारत रूस से हथियारों को खरीदना बंद कर दे या उसके कंपोनेंट्स को खरीदना बंद कर दे तो भारत की सेना में ताकत बचेगी ही नहीं। यानी एक तरह से देखिए तो रूस के पास हमारे सेना की बहुत बड़ी ताकत है। जैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को उसके मिराज को अपग्रेड करने से मना कर दिया, तो आज पाकिस्तान के लिए मिराज कबाड़ बन गया और कमजोरी भी बन गया। उसी तरह से भारत की स्थिति भी है। अगर रूस कभी चाहे तो भारत के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसी सोच को समझकर अब भारत ने खुद का बनाना, खुद पर आत्मनिर्भर होना शुरू किया ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर न हो। कल को कोई भी देश हमारे ऊपर दबाव न डाल सके कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी बड़ा खुलासा किया है कि भारत और रूस के बीच इतने अच्छे व्यापारिक संबंध रक्षा को लेकर इसलिए भी हैं कि दुनिया जो टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देना चाहती है वो टेक्नोलॉजी भी रूस भारत को बड़ी आसानी से देना चाहता है और देता है। यही वजह है कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब अमेरिका की रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि ऐसे वक्त पर अगर भारत पर सेंक्शन लगाता है अमेरिका तो भारत मानने से रहा अमेरिकी प्रतिबंधों को और भारत रूस से हथियार तो खरीदेगा ही, लेकिन अमेरिका से दूर जरूर होता चला जाएगा। ऐसे में भारत के ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जैसा कि हाल में आपने देखा इजराइल और भारत के दोस्ती के नमूने
निकल कर सामने आए। दोनों देशों में जो रिश्ता है वो भी निकल कर सामने आया, जहां भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा कि हमारी यात्रा अगर इजराइल के लिए होती है तो भारत में एक अलग ही सेंटीमेंट पैदा हो जाता है और भारत के लोग इजरायली लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तो वहीं इजराइल के पीएम ने भी इस बात का खुलासा किया कि हमारे देश में भी यही हाल है और आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जयशंकर का ये कहना कि इजराइल हमारा सबसे विश्वासी पार्टनर है, ये दिखलाता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितना मजबूत है। लेकिन अब एक जगह आ गया है, एक पॉइंट ऐसा आ गया है जियोपॉलिटिक्स में जिसे लेकर थोड़ा सा स्थिति अलग हो रही है। दरअसल आपको याद होगा यूएन में 43 देश खिलाफ आए चीन के, और वो मामला था सिंजियांग का मामला। सिंजियांग के मामले में ये 43 देश यूएन की तरफ से एक प्रस्ताव दे रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि सिंजियांग में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे में एक्शन लेना बेहद जरूरी है और एक टीम जानी चाहिए सिंजियांग जहां जांच होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें चीन ने इसका तगड़ा वाला जवाब दिया था कि ऐसे टीम आ सकती है लेकिन जांच के लिए हम टीम को आने नहीं देंगे। खैर ये प्रस्ताव अब साइन होने के लिए हर देश के सामने गया और ये इजराइल के सामने भी गया, पर इजराइल ने जो किया उससे पहले एक चीज और जान लीजिए आप। इजराइल ने भारत और अमेरिका के दबाव में आकर चीन के हथियारों को अपग्रेड करने से मना कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अब नए हथियार को बेचना भी बंद कर दिया है चीन को। इससे आप समझ सकते हैं कि सैन्य मामलों में इजराइल चीन का साथ नहीं दे रहा है। पर ये प्रस्ताव जब इजराइल के सामने आया तो इजराइल ने इस प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर दिया। सिंजियांग मामले में इजराइल नहीं पढ़ना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया, सिंजियांग मामले में इजराइल को साइन करना चाहिए। तो आपको बता दें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। इजराइल ऐसे किसी भी मुद्दे से बचना चाहता है जिस मुद्दे पर उसे भी घेरने की कोशिश किया जाए। आज को अगर सिंजियांग पे इजराइल कुछ ऐसी टिप्पणी करता है या ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है तो कल को किसी और मुद्दे को लेकर भी बात हो सकती है। इसलिए इजराइल ने उइगर मुसलमानों पर जो पाबंदियां लगा रहा है, जो बैन लगा रहा है चीन, उसको लेकर न तो हाँ कहा और न ही ना कहा यूएन में। वैसे ये चर्चा का विषय बन रहा है कि इजराइल ने ऐसा किया, पर कहीं न कहीं इजराइल इस मामले में सही ही है। आज अगर इजराइल सिंजियांग के लिए कुछ बोलता है तो कल को हो सकता है वेस्ट बैंक के लिए, गाजा के लिए बहुत तरह की बातें उठने लगे। इसलिए इजराइल इस मामले से बचना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ने सही किया इस मामले में इंटरफेयर न करके और इस कागज पे साइन न करके? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।